आवाज नहीं आ रही है मनोज जी की। हाँ, अब आ रही है। आज आपको कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैंने सुना बहुत विस्तार से। अच्छा विवेक जी थोड़ा 4-5 मिनट लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक में है। अच्छा अच्छा। हम लोग 9 बजे 9 बजे तक संपन्न हो हम जाएगा लोग ना? शुरू करते हैं। हाँ, कर हाँ, सकते हैं। जी। ये मेरी सेटिंग लाइटिंग वगैरह ठीक है या मैं ये बेहतर है? नमस्कार। कश्मीर कॉन्वरसेशन। हमारे मेहमान हैं श्री सुशील पंडित, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ऊपर ये दुख झेला है जो 1990 का जेनोसाइड और एक्सोडस हुआ। तो सुशील जी, अगर विवेक अग्निहोत्री को कश्मीर फाइल क्यों बनानी हो तो विषय क्या होगा, क्या हो? जी मनोज जी, अगर कश्मीर फाइल 2 बनानी हो तो विषय होगा कि कश्मीर में जो कुछ घटा सो घटा, लेकिन उसके बाद इस देश ने क्या किया। ये जो हमारे जेनोसाइड की, हमारे जातीय विध्वंस की जो पुनरावृत्ति है, उसका रेपिटिशन है, जो उस दुर्घटना, उस त्रासदी के बाद हम पर घटा, वो एक बहुत बड़ी। आपको याद होगा, माइकल मूर जी। ने एक फिल्म बनाई थी फ़ारेनहाइट 9/11। वो बिल्कुल बिल्कुल। 9/11 का एक तरह से पोस्टमार्टम था हम्म। कि उससे पहले क्या घट रहा था, उसके बाद क्या घट रहा था। हम्म। उनकी एक अपनी थ्योरी है जिसको मैं मानता नहीं कि ये एक साजिश के तहत हुआ, कि अमेरिका ने ये खुद पे करवा लिया। माइकल मूर 9/11, फ़ारेनहाइट 9/11 में एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिक और उसके जो फैक्ट्स हैं वो बड़े कंपेलिंग हैं। इसी तरह 1990 में जिहाद ने हमारे साथ जो किया सो किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, और उसकी एक झलक कश्मीर फाइल्स है। लेकिन इस देश की व्यवस्था ने, उन 9 प्रधानमंत्रियों ने, जिनकी आंखों के सामने, जिनके होते हुए ये सब हुआ, उन्होंने क्या किया? उनकी व्यवस्था ने, उनकी पार्टियों ने, उनकी सरकारों ने, उनकी नौकरशाही ने, उनके न्यायालयों ने, उनकी पुलिस ने, उनके प्रेस ने क्या किया? ये अपने आप में इतनी मॉन्यूमेंटल ट्रेजेडी है, इतनी बड़ी त्रासदी है, कि इस पर भी एक फिल्म बनती है साहब। बिल्कुल। एक मेरी मनोकामना है कि एक फिल्म वो भी हो कि अब कश्मीरी पंडित वापस चले गए। अब वापस गए तो कैसे गए? सुरक्षित, हमेशा के लिए सुरक्षित, सेफ, परमानेंट रिटर्न। तो वो एक, तो कल्पना की बात, हमारी मनोकामना है। लेकिन अगर ऐसा हो तो कैसे हो, क्या हो? मनोज जी, बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लौटने से पहले जो होना चाहिए वो हो, हम्म। और वो सबसे बड़ा, उसके 3 बिंदु हैं। हम्म। सबसे पहले तो ये कि हम निकले क्यों, किन हालात में निकले, हमारे साथ हुआ क्या। विवेक जी नमस्कार। आपका नमस्कार कैमरा नमस्कार। अरे कुछ मैं कैसे करूं इसको, मैं विवेक जी, नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते। अरे कैसे सुशील जी, एक सेकंड, बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे। अच्छा चलिए, हो गया। अब अब ठीक हो सही गया। हैं आप। एक सेकंड, मैं मुझे 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, थोड़ा जूम आउट हो जाए।
ये राजेश, कोई चीज यहाँ दबाने के लिए दो जरा, ये इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ये ऐसे। पकड़िए इसको, ये ऐसा क्यों आ रहा है? मैं आईपैड से कर रहा हूँ, ये टेढ़ा आ रहा है ना। घुमा लीजिए उसको, मतलब 90 डिग्री से घुमा लीजिए। आज तक कभी हुआ नहीं, ये पहली बार होगा। कलयुग है। एक मिनट पकड़, अभी ठीक है अब। हाँ, आपके लिए विवेक जी, हम विवेक अग्निहोत्री जी को आप सब पहचानते हैं, कुछ कहना ही नहीं है। विवेक जी, कश्मीर फाइल्स के बाद हम लोग कल्पना कर रहे थे कि आप और क्या फिल्म वहां बना सकती हैं, सुशील जी, तो हमारी मनोकामना है। आप मुझसे बात कर रहे हैं सुशील जी? हाँ जी, मैं विवेक जी को बोल रहे थे। अच्छा, हाँ सुशील जी, धन्यवाद। मैं विवेक जी के लिए दोहरा दूं उस बात को कि विवेक जी ने एक फिल्म तो बनाई, कश्मीर फाइल्स, जो ये दिखलाती है कि वहां हमारे साथ क्या हुआ, वहां कश्मीर घाटी में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हुआ। लेकिन उसका अगर सीक्वल बनता है तो वो ये हो कि जिहाद ने हमारे साथ जो किया सो किया, उसके बाद इस देश की व्यवस्था ने, इस देश की सरकारों ने 9 प्रधानमंत्री हो गए हमारे उस निष्कासन में। उन्होंने, उनके गृह मंत्रियों ने, उनकी नौकरशाही ने, हमारी न्याय व्यवस्था ने हमारे साथ क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने इस त्रासदी को कैसे लिया और इसके साथ क्या किया, ये अपने आप में एक फिल्म नहीं, एक धारावाहिक बन जाएगा, एपिसोडिक। जैसे मुंबई के बिना अंत वाले धारावाहिक होते हैं, जिसमें एक के बाद एक एपिसोड सालों तक चले जाते हैं। ये विवेक जी, इस पे आपका जवाब, फिर सुशील जी का अगला सुझाव। जी विवेक जी, आपका रिस्पॉन्स। जी। तो एक्चुअली जब दिल मिले हों और कन्विक्शंस मिले हों और पर्पस लाइफ के मिले हों, तो अक्सर मैंने देखा पैनल में सब लोग एक सी बात करते हैं। तो विवेक जी शायद जो सुशील जी कह रहे थे और जो आप कह रहे हैं, आपको ये अभी तक किसी को बताया नहीं है, ने हल्का अंदाज में बात की थी, लेकिन आज मैं आपको कंफर्म रूप से बता रहा हूँ कि ऑलरेडी हम लोग कई दिनों से काम कर रहे थे। हम एक वेब सीरीज, हमारी ऑलरेडी कमीशन वेब सीरीज हम बना रहे हैं, और ये 7-8 एपिसोड की होगी। और इसमें जितना कश्मीर का जो भी ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जितना भी बैकग्राउंड है, जो स्टोरी है, और वो पूरी की पूरी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 7-8 एपिसोड में, ताकि एक डॉक्यूमेंट बन जाए। देखिए, फिल्म तो एक नैरेटिव अलग होता है, फिल्म में बात अलग तरह से कही गई है, और जनरली जो कुछ हमारे सामने उपलब्ध है वो 80 और 90 की बात का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को पार्टीशन मिला था 1947 में, पर कश्मीर को आज तक पार्टीशन वहां पे चल रहा है, यानी आज़ादी मिली थी, आई एम सॉरी। तो उसमें मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जो है, जो जिसको हम 7 एक्सिडस कहते हैं, ये सारा का सारा उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, और जो खास तौर पे मेरा फोकस ये रहेगा कि आज़ादी के बाद क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न जनरेशन है, नई जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, वो ये सबसे लीस्ट डॉक्यूमेंटेड पीरियड है कश्मीर का। कश्मीर की हिस्ट्री मिल जाएगी, कल्चर मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये पॉपुलर नैरेटिव इसका नहीं मिलता है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और होपफुली मेरी आशा ऐसी है कि अगले साल 15 अगस्त के पहले ये आप सबके सामने होगा।
ये कहा कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं 7-8 एपिसोड की, और जो लीस्ट डॉक्यूमेंटेड अभी काम बाकी रह गया है कश्मीर का, वो हम इसके अंदर पूरा कर देंगे। अब आपका अगला सुझाव कि कश्मीरी पंडित वापस कैसे जाएं सुरक्षित। मनोज जी, सबसे पहले ये आपको उनकी आवाज आ रही है? मुझे विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे तो सबकी आवाज मालूम नहीं विवेक जी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, मुझे बिल्कुल आ रही है, सबकी आ रही है मुझे। अच्छा, पता नहीं मैं इतना भागा क्यों हूं कि उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। हम लोग डील कर रहे हैं जी। तो लेकिन उनको आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, सबसे पहली शर्त मनोज जी, विवेक जी, हमारे लौटने की ये है कि ये सरकार, ये व्यवस्था, ये देश माने कि हमारे साथ हुआ क्या है। विवेक जी ने जो दर्शाया वो हमारा जातीय विध्वंस था, हमारी नस्ल कुशी थी, हमारा जेनोसाइड था। और ये जेनोसाइड संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जेनोसाइड की कन्वेंशन है 1948, उसकी शर्तें पूरी करता है। तो इसको मान्यता मिले, इसको स्वीकार्यता मिले, इस पर आनाकानी, लीपापोती, नानुकुर, किंतु परंतु बहुत हो लिया, ये न हो। इसको हमें प्रवासी कहा जाता है, माइग्रेंट। राजेश यहाँ हो जाए। ये अपने आप में शर्मनाक है। माइग्रेंट अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे लिए जो संज्ञा इस्तेमाल की जाती है वो माइग्रेंट की है। ये दिस इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ये जेनोसाइड के बाद उस पर एक और घाव, एक और जेनोसाइड जैसा है। तो इस बात को मान्यता मिले कि हमारे साथ जो वहां हुआ वो हमारा जातीय विध्वंस था, हमारी नस्ल कुशी थी, हमारा जेनोसाइड था। दूसरी शर्त ये है कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन्हें न्याय मिले। आज तक ठीक बात है, किसी भी हत्या, किसी भी नरसंहार, किसी भी बलात्कार, किसी भी अपहरण की मुकदमा चलाकर दोषी पाए जाने के बाद सजा नहीं हुई है आज तक। अपवाद स्वरूप भी किसी भी एक जघन्य अपराध की किसी को सजा नहीं मिली है। नाटक जरूर हुआ है। अभी यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। वो 2016 के टेरर फंडिंग के आरोप में, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एक नेता होने के कारण, मतलब ये ऐसा नाटक था कि आरोप पत्र सिद्ध हुए, यासीन मलिक ने फौरन उन आरोपों को मान लिया और अदालत ने कहा कि किसी बहस मुकदमे की जरूरत नहीं, आरोप मान लिए गए हैं, और फौरन सजा भी सुना दी। और वो अपना बैरक नंबर 25 तिहाड़ जेल में आराम से बैठा है, जिसको अपने अपराधों के लिए वर्षों पहले फांसी हो जानी चाहिए थी। वो एक मिल वाले मुकदमे की तरह चुपचाप तिहाड़ में बैठा है। तो इस तरह का नाटक। सुशील जी, एक सवाल, हाँ बिल्कुल मानता हूं, एक आपका और विवेक जी का दोनों का रिस्पॉन्स। तीसरी शर्त मनोज जी, मैं तीसरी शर्त भी बता दूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बता दीजिए। हाँ, तीसरी शर्त यह है कि ये बार बार कहा जाता है कश्मीर के लोगों द्वारा कि हम क्या करें, हम भी मजबूर थे, हमारे हाथ में बंदूकें नहीं थी, उनके हाथ में AK-47 थी, ग्रेनेड्स थे, हम क्या करते जी। बात भी सही है, किसी के हाथ में AK-47 हो तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही दुरुस्त है कि हम लोगों के घर से निकल जाने के बाद हमारे घरों पर हमारे पड़ोसियों ने कब्जे किए, हमारी जमीनों पर, हमारे खेतों पर, हमारी दुकानों पर, हमारे व्यापारों पर, हमारे कारोबार पर जो लोग काबिज हुए वो AK-47 लेके नहीं आए थे।
वो हमारे आसपास रहने वाले हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे। और जब तक जेनोसाइड के प्रॉफिट्स उनके हाथ में रहेंगे, हमारी नस्ल कुशी का फायदा उठाए हुए लोग उस फायदे को भोगेंगे, उसका सुख लेंगे, तब तक भविष्य में एक और जेनोसाइड करने का इंसेंटिव बना रहेगा। तो जिन लोगों ने वो जमीन, जी हाँ, लालच बना रहेगा कि ये माले गनीम, ये जो माले मुफ्त है, ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जेनोसाइड का। बड़ी बड़ी संपत्तियां हथिया ली गई हैं, ये हाथ डालकर उनके पेट से निकालनी पड़ेंगी, एक कानून बनाकर उनसे छीननी पड़ेंगी। हमारे मंदिरों की जमीनें, हमारे घरों की जमीनें, हमारे खेत, हमारे बागात हमसे छीन लिए गए। जो अचल संपत्ति ले ली गई उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन कम से कम जो चल संपत्ति ले ली गई, जो अचल संपत्ति है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, वो तो हमें वापस मिलना चाहिए। और अगर हमें भी ना मिले, कम से कम उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए, उनसे वापस ले लिया जाना चाहिए। और चौथी बात, कश्मीर तो अपने पड़ोसियों की बगल में जा नहीं रहेंगे। हाँ, अब हम जाएंगे तो उनके पड़ोस में जाकर के से नहीं रहेंगे, दोबारा मार दिए जाने के लिए, दोबारा एक दो पीढ़ी के बाद निकाल दिए जाने के लिए। हमें कश्मीर घाटी में अपना हिस्सा चाहिए, जहां हम सुरक्षित अपनी सुरक्षा की व्यवस्था और अपने रहने की व्यवस्था खुद करें, किसी पर आश्रित न रहें, और इस धोखे में न रहें कि कभी भी किसी वक्त फिर मुसीबत का शिकार हो। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति चाहिए। विवेक, आपने एक डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आपको डिसअपॉइंट किया कि जेनोसाइड का इन्वेस्टिगेशन नहीं उन्होंने करने को बोला। अगर हो इन्वेस्टिगेशन तो क्या उम्मीद कर विवेक जी? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका ऑडियो अभी आ रही है आवाज? ऑडियो नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो आ रहा होगा। ऑडियो नहीं आ रहा है। अब आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। हाँ, आ रही है, अभी तो आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अगर कश्मीर के जेनोसाइड का एकदम ऑनेस्ट और फेयर, ऑडियो मुझे नहीं आ रहा। हाँ, सुशील जी को आ रहा है? अब आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीर के जेनोसाइड का एकदम फेयर और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन कोई करे, चलिए आपको इंडिया में भरोसा नहीं है, आप वर्ल्ड की किसी भी ऑनेस्ट जूरी से अगर करवाएं तो 2 चीजें होंगी। इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो पूरा नकाब हमने लगा रखा है वो एक सेकंड में ढह जाएगा, उसकी पूरी की पूरी हिपोक्रेसी ढह के सामने गिर जाएगी, और लोगों को, बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि सेकुलरिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है अपीजमेंट का, और इसका सेकुलरिज्म से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, और मैं इसके बाद आपको रीजनिंग भी दूंगा ऐसा क्यों है। दूसरा, इंडिया की जो जुडिशरी और जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियंस हैं उन लोगों की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा
कि उसके बाद कोई पलट के ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ना जुडिशरी या पार्लियामेंट की तरफ नजर उठा के देखेगा, ये सत्य है। अब हुआ ये कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं, हालांकि कई लोग, मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, दिल मेरा कुछ और बोल रहा है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। चलिए उस वक्त एक माहौल बन गया, उसमें एक सिचुएशन हो गई, लोग नहीं कर पाए कंट्रोल, एक गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, सबसे हो गया। मैं कहता हूं जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिशियंस, बीजेपी, कांग्रेस, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सबसे गलती हो गई। हो जाता है कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन की हो गई गलती। वर्ल्ड वॉर भी तो एक गलती हो गई थी सारी दुनिया से, पर उसके बाद उन लोगों ने जो रिएक्ट किया उसको लेके, वो अभूतपूर्व है। वो ह्यूमैनिटी की इतनी बड़ी मिसाल एक है। आज मैं अभी जर्मनी में था कुछ वक्त पहले। आप जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म इलीगल है, और हिटलर के बारे में कोई भी ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल उठाना जिससे ये लगे कि वो जस्टिफाइड है, आप जेल में जाएंगे। उन्होंने वो सारे मॉन्यूमेंट्स, वो सब चीजों का नामो निशान मिटा दिया जिससे हिटलर या वर्ल्ड वॉर की याद है। यही पोलैंड में किया है। पर हमारे यहाँ एक गलती को कवर अप करने के चक्कर में आज हमने ये स्थिति खड़ी कर दी है कि अगर ईमानदारी से बात की जाए, जिस सेकुलरिज्म को ये लोग माइनॉरिटी को अपीज और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, आज वो माइनॉरिटी ही उस सेकुलरिज्म के खिलाफ खड़ी है। भाई आप जाके कश्मीरी किसी मुस्लिम लड़के लड़की से जरा सेकुलरिज्म की बात तो करके देखिए, वो आपको ना आपके मुंह पे थूक दे तो मेरा नाम नहीं है। तो ना विक्टिम्स खुश हैं आपके सेकुलरिज्म से, ना परपेट्रेटर्स खुश हैं उस बात से। किसी को जब पचा ही नहीं पा रहे हैं आप जिस खाने को, उसको क्यों जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला रहे हैं। और ये जुडिशरी किस काम की है भाई? आप सुमो तो किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं, किसी को भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं। आप क्या, अच्छा भाई वो कहते हैं, जब जो व्यक्ति गया, जो ऑर्गेनाइजेशन गई, उन्होंने कहा भाई जेनोसाइड का आप करिए, एसआईटी बैठाइए, एक इन्वेस्टिगेशन करिए। कहते हैं वो एविडेंस नहीं मिलेंगे, या आपके पीआईएल में एविडेंस नहीं है। अरे इसलिए तो जुडिशरी है, इसका मतलब एक गरीब और किसान आदमी है, कल को वो जस्टिस के लिए अगर जाता है तो उसको जस्टिस ही नहीं मिल सकती है। आपके पास जब तक यानी पूरा तंत्र आपके साथ ना लग जाए, आपके पीछे आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। यानी ये किस किस्म की बात मतलब है? एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगा, पहले क्यों से लगा दें? ये क्या हो रहा है? और मैं सुशील जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूं, ये कलेक्टिव फेलियर है, ये कलेक्टिव एम्बैरेसमेंट है, ये कलेक्टिव गिल्टी है सब लोग। और जो लोग भी सत्ता में हैं, कल थे, आज हैं, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे वो हरे फ्लैग्स वाले हों, चाहे वो गेरुए फ्लैग्स वाले हों, हर व्यक्ति, हर जज, हर चीफ जस्टिस, पूरा तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह की चर्चा तो देखिए कश्मीर पे भी बहुत हुई है, पर जिस तरह की चर्चा गोधरा और 2002 को लेके हुई है, वैसी चर्चा आज तक नहीं हुई। चर्चा कौन करता है? विक्टिम्स। गोधरा और गुजरात के मसले में तो कभी विक्टिम्स को मैं टीवी पे नहीं देखा। एक दो कोई आ गए होंगे, तीस्ता इस्ता जैसे, मैंने तो तादाद में तो नहीं देखे। आज मैं कम से कम 100 कश्मीरी पंडितों को जानता हूं जो रेगुलरली इस विषय में बात करते हैं। लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो ज्वलंत रखा किसने? जुडिशरी ने, पॉलिटिशियंस ने, पार्लियामेंट ने, विधानसभाओं ने, मीडिया ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, कमेंटेटर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने। कश्मीर के मामले में सब गायब हैं। तो ये एक बड़े दुख की बात है। How to create an account on Khulke? Install the Khulke app from Play Store or App Store, or visit khulke.com. Enter a whole new world of conversations. Click on Create an account. Select your age. Enter your email ID or mobile number to receive a verification code. Enter the code and continue. Enter your name. Style your profile with the username of your choice. Create and confirm your password. Enjoy Khulke for the love of conversations. सुशील जी, अगर री इन्वेस्टिगेशन हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मतलब
ये तो खैर मैं नहीं समझ पाया कि भाई पीआईएल के अंदर एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा, पीआईएल क्या है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो जाए, आप ये मान लीजिए कि यही जो हम लोग बोल रहे हैं यही पीआईएल है, हम क्या कहें कि आप क्या करें और क्या हासिल होगा? मनोज जी, मेरे जीवन का जी, एक जी। बहुत बड़ा दुखद दिन वो था जब सैयद अली शाह गिलानी मर गया। उसका मरने का इतना दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि वो 90s में, शायद 94 साल की उम्र में, अपनी बिस्तर में आराम की नींद सोता हुआ मर गया। जिसको फांसी पर लटकना चाहिए था, जिसको उदाहरण बनना चाहिए था, जो सरगना था इस पूरे घटनाक्रम का, जो सर से पांव तक हमारे खून से सना था, वो व्यक्ति अदालत में एक दिन भी हाजिर हुए बिना, एक भी आरोप सुने बिना, सरकारी खर्चे पर सैकड़ों करोड़ रुपए के गुलछर्रे उड़ाता हुआ मरा, पूरी उम्र जी करके मरा। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आज भी वो लोग जिन्होंने आपको इंटरव्यू दे करके कहा कि हाँ हमने मारे, और गिनती बंद कर दी इतने मारे, 20 आदमी, वो शादियां करा के परिवार पालते हुए ऐश की जिंदगी जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, सरकारी मेहमान हैं। तो ऐसे लोगों को फांसियां हों, अपने किए की सजा भुगतनी पड़े। यासीन मलिक जैसे लोग जिन्होंने डींगे हाँकी, टिम सेबेस्टियन के साथ बीबीसी पर एक शो होता था हार्ड टॉक, उसमें उसने ताल ठोक के कहा कि हाँ मैंने मारा स्क्वाड्रन लीडर को, हम लोगों ने, क्योंकि वो इंडियन एजेंट थे, दे वर एजेंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट। टाडा में मुकदमा चल रहा था, आप सोचिए 30-30 साल मुकदमे चलते हैं और कोई सुनवाई नहीं। इसी बिट्टा कराटे को बेल देते वक्त जस्टिस मजिस्ट्रेट थे अनी, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है इसने जघन्य अपराध किए हैं और ऐसे अपराधों की सजा फांसी तक हो सकती है, लेकिन मुझे इसे रिहा करना मजबूरी है क्योंकि सरकार इस पर मुकदमा चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो ये तो मिली बात है, सरकार की तरफ से इनको दामादों की तरह पाला गया, ये अपने आप में और बड़ा जघन्य अपराध है। तो इनको सजाएं मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा सोचे भी ना, इस तरह का विचार तक दिमाग में ना पैदा हो। एक टेक्निकल बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पहले भी कही थी कि बहुत पुरानी हो गई है अब इन्वेस्टिगेशन, ये आपको क्या लगता है कि बात 32 साल पुरानी कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई है कि इतनी पुरानी नहीं है? दोनों से सवाल है। उन्होंने कहा कि भाई 27 साल हो गए, सब कम जस्टिस देंगे, और मुश्किल भी नहीं हुए थे जब उन्होंने हमारी फाइल पटक दी, फेंक दी। इन्होंने गांधी मर्डर केस को फिर से रीओपन किया कि भाई 4 गोलियां चली थी, लगी सिर्फ 2, ये वो 2 गोलियां तो नाथुराम ने चलाई थी या किसी और की चलाई हुई 2 गोलियां थी। उस बात को 50 साल से ज्यादा हो गए। तो आप सोचिए, मैं एक बात पुराना केस आप एडमिट करते हैं। जी जी नहीं, मैं यानी एक इतना बड़ा मजाक है, एक यानी वो आगे, जी हाँ, अगर आगे आने वाली जनरेशन जब सुनेंगी तो हंस हंस के गिर जाएंगी कि ऐसा भी होता था इस देश में। जैसे मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि हम कैसे बड़े हुए, क्या होता था, सब तो हंसते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता ऐसा भी हुआ होगा कभी भारत देश में। तो आप ये देखिए, जो कोई भी कहता है कि एविडेंस कहाँ है, मैं कहता हूं ज्यादा दूर मत जाइए भाई, 2 एविडेंस तो आपके सामने है। सारे के सारे जो हिंदू वहां रहते थे, आपके रिकॉर्ड में उनके नाम होंगे,
आज वो सारे हिंदू वहां नहीं रहते, नंबर 1 तो यही एविडेंस है। हिंदू पुण्य भूमि में आज एक भी हिंदू नहीं है, वो सड़कों में घूम रहा है, बाहर है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। दूसरा, आपके पास कोई लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होंगे कि भाई वो जमीनें और वो घर किसके थे। आज उनपे या तो टेररिस्ट लोग बैठे हैं या सीआरपीएफ ने उनको अपना घर बना लिया, या वो जले हुए वहां पे खड़े, मैं खुद देख के आया हूं अपनी आंखों से। इससे बड़ा आपको एविडेंस क्या चाहिए? बाकी तो चलिए छोटी मोटी बातें हैं, किसने किसको मारा, कैसे मरे, एफआईआर लिखी गई नहीं लिखी, वो तो हो जाएगा। पर आज आप यानी आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को पंजाब में एक भी सरदारी ना बचे और कोर्ट कहेगी भाई इस बात का एविडेंस लाइए कि पंजाब में कभी कुछ हुआ था, तो या केरला में एक भी आपको मलयालम व्यक्ति ना मिले, तमिलनाडु में एक तमिल व्यक्ति ना मिले, और फिर आप एविडेंस मांगे, ये कैसी बात हुई भाई? तो ये तो बड़ी एक विचित्र सी एक विडंबना है कि ऐसी व्यवस्था में हमको रहना पड़ रहा है जहां पे जिनका काम मार्गदर्शन का है, जिनका काम न्याय का है और हमको सही और गलत के बीच में चुनने में विवेक और डिस्क्रिशन बताने का है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। और ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये अभी भी हमने देखा, जो नुपुर शर्मा का केस हुआ उसमें नुपुर को ही उल्टा डांट दिया गया, और जो उसके कातिल और इंस्टिगेट करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया। हमारी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है और मुझे बिल्कुल शर्म और हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में। Let's see how to create a round table. First, open the Khulke app or visit khulke.com. Tap on the round table button at the bottom left. Click on the new button at the top right corner. Select the type of format for your round table. Be creative, give it a title and description. And remember, just like most things in life, keep it brief. Schedule your round table. Choose the type of round table you want. Add the usernames and introduction of the moderator and panelists. Add the categories and tags that best explains your round table. Add the picture, because a picture speaks 1,000 words. Invite people and that's it. Your round table has been created. Schedule your first round table on Khulke today. सुशील जी, एक चिंता मुझसे कहा जा रहा है आजकल कि तहसीलों में कश्मीरी पंडितों के लैंड रिकॉर्ड्स को गायब करने की एक साजिश है। राहुल भट्ट का जो कत्ल हुआ उसके पीछे ये कारण था कि वो तहसील में काम करता था। जी, ऐसा भी चल रहा है। हमें केवल वहां से घरों से जमीन से बेदखल नहीं किया गया, अब हमारा रिकॉर्ड्स में जेनोसाइड हो रहा है, हमें इलेक्टोरल रोल से हटाया जा रहा है, हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है, हमारे वहां कुछ जो थे उन्हें खुरच कर हटाया जा रहा है। मतलब मकान जो थे, अब यही मुफ्ती मोहम्मद सईद बारामूला के पास एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने वहां कुछ खंडरनुमा मकान खड़े थे, पूछा कि ये कौन, किनके मकान है, कौन है ये? तो उन्होंने कहा साहब यहाँ हिंदू रहा करते थे, अब मकान बुरी हालत में है। तो उन्होंने कहा इस सबूत को रखने की क्या जरूरत है? ये मकान जो खड़े हैं ये सबूत है कि यहाँ पर हिंदू रहते थे, तो ये सबूत रह जाए। कश्मीरी में उन्होंने पूछा कि इसको बनाए रखने की क्या जरूरत है? तो मकानों की नींव तक उखाड़ी जा रही है। उसके पहले तो चौक ले गए, दरवाजे उखाड़ करके ले गए, वहां जो लूट सकते थे लूट लिया। अब उन खंडरों को ढहाकर उनकी नींवें तक उखाड़ी जा रही हैं ताकि ये सबूत भी ना बचे कि यहाँ कोई रहा करता था। तो ये जेनोसाइड की पराकाष्ठा है। आप वो चिन्ह भी हटा देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ कभी रहा करते थे हिंदू। और जिहाद इसी तरह का एक मुकम्मल काम करता है, टोटलिटेरियन काम करता है। आपको चिन्ह नहीं मिलेंगे उन सभ्यताओं के जिन सभ्यताओं को जिहाद लील गया। जी जी,
मेरे मन में कभी एक बात आती है कि इस विषय को अगर और थोड़ा बढ़ाया जाए, विस्तार से देखें, तो जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, औरंगजेब ने वही तो किया था जो बाकी मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने। तो ये हम अलग अलग करके क्यों देखें, एक साथ मिला के क्यों ना देखें? आप मुझसे पूछ रहे हैं मनोज जी? दोनों से आप दोनों से। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं कहूं? धन्यवाद। नहीं, मुझे आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये हम कश्मीरी होने के कारण नहीं भगाए गए, हम हिंदू होने के कारण भगाए गए। ठीक उसी तरह जैसे सिंध में हिंदू होने के कारण कीमत चुकाई गई, अफगानिस्तान में हिंदू होने के कारण कीमत चुकाई गई। उनका अफगान होना या सिंधु होना या बलोच होना उनके काम नहीं आया, उनका हिंदू होना ही उनका सबसे बड़ा अपराध हुआ। तो हम अपने आप को कश्मीरी कहें, ब्राह्मण कहें, वैश्य कहें, दलित कहें, हम अपने आप को कुछ भी कहें, हमारा हिंदू होना ही जिहाद की नजर में सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध की सजा असम में भी दी जा रही है, बंगाल में भी दी जा रही है, में और पाकिस्तान में दी जा रही है। उसकी सजा यूपी के कस्बों में, दिल्ली के मोहल्लों में दी जा रही है। विवेक जी, कश्मीरी पंडितों को वापस जाने के लिए वहां ये जिहाद अगर बंद नहीं हुआ, अगर बंदूकें उन जिहादियों के हाथ में हुई, मतलब ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, सब मशीन गन, माइंस, तो वापस कहीं भी जाएं, पन्नू कश्मीर का एरिया हो, अलग हो, कहीं भी जाएं, जान का खतरा बना रहेगा। देखिए, मैं बताता हूँ विवेक जी, मैं जवाब देता हूँ। क्या है, एक सेकंड के लिए चलिए मान लीजिए कि भारत सरकार कहती है, हमारी जो भी सेकुलर सरकारें हैं, वो सेकुलर सरकार ये कहती हैं कि वहां बंदूक नहीं है। मैं मान लेता हूं किसी के पास बंदूक नहीं है, गोला बारूद नहीं है, कोई किसी को बंदूक तलवारों से नहीं मार सकता, राइट? मान लिया, चलिए। तो लेस्टर में कौन सी बंदूकें और तलवारें चल रही थी? वो लोग AK-47 लेके तो नहीं आए। आज यानी जब आप देखिए, रिलीजन एक ऐसी चीज है, मैंने आपका सुना जी, तो जो रिलीजन है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का सबसे पहला बात है, या तो स्टेट रशिया की तरह हम मानते ही नहीं रिलीजन को, और अगर मानते हैं तो सबको इक्वल होना चाहिए। फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं कर सकते आप। हर व्यक्ति को इक्वल अपना एक्सप्रेशन का राइट होना चाहिए। अब वहां पे आज, यानी मैं, प्लीज कोई मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन अगर आपके रेडियो में 24 घंटे नमाज चल रही है, आप जाएं चारों तरफ लाउड स्पीकर्स में नमाज चल रही है, आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में गए, वो बंदा चला जाता है, कहता है भाई मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूं। 24 घंटे अगर नमाज और एक कल्चरल इन्वेजन है और एक रिलीजियस इन्वेजन है, उसमें आज जाके कैसे रहोगे आप? आपको मंदिर बनाने पड़ेंगे तो आप मंदिर नहीं बना सकते वहां पे, आप करेंगे तो करें। देखिए, चारों तरफ से ही प्रॉब्लम है वहां पे। अच्छा, फिर हिंदू लोग जाएंगे, उनको जॉब्स लगेंगे तो ये लोग उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब आपने उसको इस्लामिक स्टेट ही बना दिया और भारत सरकार ने उसको इस्लामिक स्टेट बनने दिया है, तो वो तो कहने वाली बात यही हो गई है कि आज पाकिस्तान में हिंदू जाके रहें, कैसे रहेंगे? वहां तो शायद रह भी लें 2-4 लोग, यहाँ मुश्किल है। देखिए, वही मेरा पॉइंट है जी, वही मेरा पॉइंट है कि चाहे जहां आपने एक बयान दिया है कि हिंदू को मजबूर किया जा रहा है कि वो छोड़ के भागें, या कश्मीर घाटी से उनको मजबूर किया गया, मारा गया और वो जान बचा के भागे, ये केवल डेमोग्राफिक चेंज है
कि उनका इरादा ये है कि आप यहाँ से नहीं, दुनिया से ही भाग जाएं। हाँ, दुनिया से भाग। आप देखिए, तो होएगा। इसमें ये तो ट्राइबल रिलीजन्स हैं, देखिए कबीले वाले रिलीजन्स हैं। ट्राइबल रिलीजन का सबसे पहला जो टेस्टामेंट होता है वो यही होता है कि भाई सारी ट्राइब्स को खत्म करके हमारी ही एक ट्राइब बचे पूरी दुनिया में, और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैं अभी देखिए अगली फिल्म जो कर रहा हूँ दिल्ली फाइल्स, उसके लिए मैं बंगाल में काफी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं फिजिकली जा जाके। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने करीब 15 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो जो बांग्लादेश का और अपना भारत का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, उसी एरिया में बनाई थी मैंने एक। और तब वो एक, आप चाहे उसे डाइवर्स बोल लें, जो बोल रहे हैं, वहां मुस्लिम लोग थे, लेकिन ऐसा लगता था कि आप भारत में खड़े हुए हैं। आज वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पूरी तरह से इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट्स बन चुकी हैं। इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट क्यों बोल रहा हूं? जो वो चाहते हैं वो ही होगा, जो वो चाहते हैं आप खाएं वही खाना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं आप पहने वही पहनना पड़ेगा। आप अपने रिलीजन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को या अपने इंडियन भारतीय कल्चर को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपकी बेटियां सेफ नहीं होंगी, आपके ऊपर पत्थर मार दिया जाएगा। छोटे बच्चे चले आ रहे हैं स्कूल से, उनको लंगड़ी मार के गिरा दिया जाएगा, 2-4 लड़के उनको जूते चप्पल से मारेंगे और भाग जाएंगे। ये धीरे धीरे यही कश्मीर में हुआ। कश्मीर में मैंने अपनी फिल्म में दिखाया था कि क्रिकेट मैच हारने में क्या होता है। जब जीत जाता था पाकिस्तान, देखिए इंडिया जीतता था तो मारते थे, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता था तो भी मारते थे। तो अगर दोनों तरफ से ही पिटना है आपको, ये सिंबॉलिक चीज है, इसलिए मैंने अपनी फिल्म क्रिकेट से शुरू की थी। तो ये हालत बंगाल में हो रही है। और जब बंबई की बात करता हूँ, मैं बंबई में रहता हूँ, और मैं देखिए खुल के बोलता हूँ, ईमानदारी से आपको सच्चा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, एज अ सोशियोलॉजिस्ट बता रहा हूँ मैं, ये बात मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये फैक्चुअल। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं यहाँ जब 20 साल पहले आया था तो मेरे पीछे एक मस्जिद थी, आज छोटे छोटे कमरों में जुड़ के 5 मस्जिद मेरे आसपास है। यहाँ पे जो सड़क थी वहां पे सब आराम से घूमते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करते हुए वहां पे रात को 11-12 बजे 25-30-50 लड़के टोपियां पहन के मोटरसाइकिलों में, मफलर मोटरसाइकिल का वो साइलेंसर निकाल के बुड़ यानी दे डिस्टर्ब, देयर आइडिया इज टू डिस्टर्ब पीपल, टू क्रिएट काइंड ऑफ न्यूसेंस। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक एग्रेशन। मतलब जो दूसरी डेमोग्राफी है, जो दूसरे कबीले के लोग हैं, जो दूसरे ट्राइब के लोग हैं, उनको आप पहले तो डिस्टर्ब करिए, फिर उनको आप टोका टाकी, मतलब लड़कियों को छेड़ना, बच्चों को मारना, बुढ़ों को गिरा देना, ये सब करिए। फिर उसके बाद आप वायलेंस पे आइए, और उनको इतना आप दहशत और इतना उनको धीरे धीरे नैरो डाउन करते जाइए उनकी कल्चरल, रिलीजियस, फिजिकल स्पेस को, कि अंततः वो डर के छोड़ के भाग जाए वहां से। ये स्थिति आज की तारीख। Let's see how to edit your profile details. First, open the Khulke app or visit khulke.com. Click on account at the bottom right corner and then tap on edit profile. To change your profile picture, click on the change button. Then, if you select capture, smile for the camera, or go to the gallery to use a stored photo. To change your display name, go where your display name is shown and change to a name that you feel is right. Below that you can also update your bio with what you feel defines you, your interests, hobbies, etc. You can specify your gender if you'd like. Go down to edit your date of birth. Select the day, date and year. You can also add your personal or business website link below. And you can add your interest tags below to let others know what you like. Lastly, be sure to click save and enjoy your newly edited account on Khulke. सुशील, मेरा अगला विचार ये है कि क्या वो डरा के भगाने के बाद संतुष्ट की नियत, हमने अपना इलाका खाली करवा लिया हिंदुओं से, वो पर्याप्त नहीं है। हमें दुनिया खाली करवानी है,
कोई गैर मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। जिहाद का क्या ये उद्देश्य नहीं है? आपने लेस्टर की बात कही, वहां तो इनके मुंह से ये सच्चाई निकल गई ना। वहां तो नारे लगे कि जैसे कश्मीर खाली कराया था वैसे लेस्टर कराएंगे। या। वहां तो ये बात, इस बात को सुना, और टीवी इंटरव्यू में एक रिसर्चर ने बोला भी, वहां इस बात की पुष्टि हुई है, अपने मुंह से कहा है उन्होंने कि जैसे हिंदुओं को कश्मीर से खाली करा लिया गया वैसे ही लेस्टर से भी कराना है, इनको भगाना है, पुट डाउन दीज डॉग्स। ये बातें हुई। तो इनका जहां दांव चलेगा, जहां इनको अपना संख्याबल मिलेगा, जहां इन्हें राजनीतिक प्रश्रय मिलेगा, जहां ये अपनी धौंस चला पाएंगे वहां चलाएंगे। दिल्ली के मोहल्लों में ऐसा कर रहे हैं, यूपी के कस्बों में ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक राज्य का नाम बताइए, मैं वहां के कस्बे गिना देता हूं आपको। राजस्थान के टोंक में ये हाल है, उड़ीसा के भद्रक और बालासोर में ये हाल है, केंद्रपारा में ये हाल है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मालदा में, 24 परगना में ये हाल है, बिहार के किशनगंज में, अररिया में, खगड़िया में, पूर्णिया में ये हाल है। अभी तमिलनाडु के एक गांव में उन्होंने एक मंदिर को अपने उत्सव मनाने से रोक दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया। उस तमिलनाडु में जहां जनसंख्या अभी 5% ही हुई है, लेकिन उनके कुछ इलाकों में ऐसा वर्चस्व आ गया है कि वहां दूसरे समुदाय का जीना दूभर हो गया है। तो ये एक मान है, और ऐसा नहीं है कि आप भगा करके फिर चैन से रह लेंगे। पाकिस्तान में आज इन्हें मारने को हिंदू नहीं मिलते हैं तो ये अपने एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। ठीक बात नहीं, वही जो हिंदू नहीं मिलते हैं, मेरा वही सवाल है। मैं देखिए उसमें मैं ऐड करता हूं जो सुशील, मेरा वही सवाल है मनोज जी, जो सुशील जी कह रहे हैं उसमें एक चीज ऐड करता हूं। ये तो डेमोग्राफी और फिजिकल वायलेंस वगैरह की बात है, पर आप बताइए ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां पे जाके एक टेलर की गर्दन काट दी गई फेसबुक में लाइव करके। आज ये हालत है कि कोई अपने मुंह से नुपुर शर्मा का नाम लेने से डरता है। आप तो बाकी बातें कर रहे हैं, मैं सड़क पे छेड़ना और मारना। आप जिस लड़की ने, जिस औरत ने, जो कि भारत की 300 सीट जीतने वाली पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उसकी जुबान पे ताला लगवा दिया गया है। और सिर्फ उसकी नहीं, भारत में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में उसको सपोर्ट करने से उसकी जान सूखती है। कर दी तो कल आके कोई आपका गला काट ले जाएगा। आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया कि इस डेमोक्रेसी में ये अलाउड नहीं है। उसको रफा दफा करके हाँ पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, सब मामूली सा। मेरा ये सोचना था कि जब ये नुपुर, देखिए मैं नुपुर का नाम इसलिए ले रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल उसमें मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, बड़ी एक सिंबॉलिक बात है। कश्मीर में भी यही हुआ। कश्मीर ने, किसी ने हिंदुओं के बारे में बोलने की कोशिश की गई, उसको ऐसी दहशत, उसकी बीवी को रेप कर दिया गया या किसी को मार डाला गया, सब चुप हो गए, सारे हिंदू चुप हो गए। जब विजय कांत जी को मारा गया या अपने टीकालाल टपलू जी को, सारे हिंदू चुप हो गए। यहाँ पे भी देखिए यही है। जब कुवैत, कतार, इन लोगों ने जब सवाल उठाया, भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल सत्य ये है, भारत को ये कहना चाहिए था, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी रिस्पेक्ट फ्री स्पीच, लेट द कोर्ट्स डिसाइड what she has said is unconstitutional or not। भारत ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। उस सरेंडर से क्या हुआ? कुछ दिन बाद जाके किसी ने गर्दन काट दी, किसी को मार डाला। और उस सत्ते में मेजॉरिटी है जिस देश में हिंदुओं की, वो हिंदू आज सत्ते में चुप बैठा हुआ है। और उनके जो लोग हैं, जिस आदमी ने इंस्टिगेट किया पूरा, सो कॉल्ड जो उनके फैक्ट चेकर हैं, वो आज मसीहा बन के घूम रहे हैं। क्या पता उनको कल को पुलित्जर अवार्ड मिल जाए, मैग्सेसे अवार्ड मिल जाए। ये क्यों मिलेगा? इसलिए क्योंकि हमने अपनी स्पाइन नहीं दिखाई।
हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। दिस इज जिसको कहते हैं पैरा एक्सटेंशन, मतलब एक लॉजिक हमारे उसमें बोलते हैं मैनेजमेंट में, एक लॉजिक जो चली आ रही है उस लॉजिक को छोड़ के आपने एक नई लॉजिक पकड़ी पर उस लॉजिक को और सपोर्ट कर दिया। इसको कहते हैं पैरालॉजिकल सपोर्ट, मतलब आपने एक पैरा लेवल पे, नॉट रियल लेवल पे पर अलग लेवल पे उसको जस्टिफाई कर दिया कि हमें यार किसी ने मारा है तो उसको हथकड़ी लगा के 2-4 लोग अंदर ले गए, लेकिन जिसकी जान पे बनी आई है उसका तो कोई नाम भी नहीं ले सकता। देखिए बड़ी सोचने वाली बात है सुशील जी। आप तो विद्वान है इस सब्जेक्ट के, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ इस सब्जेक्ट का, पर मेरी सोच ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है हम अगर नुपुर शर्मा के उसमें एक बहुत टफ स्टैंड लेते, हमारे कोर्ट्स कहते ये कैसे मजाल है किसी भी व्यक्ति की कि स्वतंत्र भारत में जहां पे आज हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं, अमृत काल महोत्सव में ये विश्व का काम कौन कर रहा है? नथिंग डूइंग। वी डोंट केयर अबाउट द गवर्नमेंट, वी डोंट केयर अबाउट एनी पार्टी इन दिस कंट्री, वी विल नॉट अलाउ दिस। क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया? जो छोटे मोटे स्टैंड अप कॉमेडियन सुशील जी देखिए, लेट मी फिनिश। छोटे मोटे स्टैंड अप कॉमेडियंस की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कोर्ट्स खड़े होकर इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, वो क्यों नहीं खड़े हुए नुपुर शर्मा के साथ? दे शुड हैव सेड ओके हम सुओ मोटो करते हैं, नुपुर ने जो बोला वो सही है कि गलत, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। वी आर एन एविडेंस बेस्ड कंट्री, तब तो इस राष्ट्र की इज्जत होती पूरे विश्व में। सॉरी, मैं थोड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। विवेक जी, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, हालांकि ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती थी जो हमने नुपुर शर्मा के साथ होने दिया, लेकिन मुझे खुशी है, और ऐसा इसलिए खुशी है कि मर्ज है ना, बीमारी है, इसका सही डायग्नोसिस शर्मा का केस एक लिटमस टेस्ट था। ये एक डायग्नोसिस था कि हमारी व्यवस्था में, हमारे नेतृत्व में, हमारी सोच में कितना पाखंड आ गया है। ये उस पाखंड का लिटमस टेस्ट था। बेचारी नुपुर शर्मा को मैं एक कीमत चुकानी पड़ी। एक शब्द में जो विवेक जी ने बोला, विष मतलब जहर। आपने सुशील जी, आपने देखिए, मैं भी विषय को कवर करता रहा हूं, विवेक जी ने तो खैर बहुत बड़ा काम किया है, पूरे देश को जगा दिया है इस विषय के बारे में। आपने इसका विष खुद पिया है। आपके ट्विटर हैंडल का नाम नीलकंठ है, आपने विष पिया है। अंत में ये जो जिहादी हैं, अगर इनको खत्म नहीं करेंगे तो ये विष बना रहेगा विष, खत्म करना पड़ेगा। विवेक जी, ये पाखंड, ये विष जो है, ये बार बार हमारे सामने आता है, पीना पड़ता है। मुझे याद है एक पाखंड हुआ था 3.5 साल पहले, ट्रू स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स के नाम पर एक फिल्म बनाई गई थी, जिसको, जो एक ग्लोरिफाइड हनीमून था, उसमें हमारे जेनोसाइड को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया था। उस पर जब आक्रोश, जब लोग चीखे, चिल्लाए, पड़े, उसको अस्वीकार किया, तब मुझे याद है विवेक जी ने कहा था कि चिंता मत कीजिए, मैं एक फिल्म बनाऊंगा, एक एश्योरेंस के रूप में। तब मुझे, अगर कह रहा हूं विवेक जी, समय जो एक ये है, अगर जिहाद तो ये फिल्म उसमें से निकली। जब जब पाखंड अपनी सीमाएं पार करता है, और ये, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है पाखंड, ये चला आ रहा है, ये हर पार्टी में, हर नेता में, हर व्यवस्था में, हर जज में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में है।
हमारे मीडिया में है, हमारे एकेडेमिया में है, हमारी थीसिस में है, हमारी हिस्ट्री में है, हमारी कला में है, साहित्य में है। मनोज जी, ये व्याप्त हो गया है, नाखून नाखून में घुस गया है। और जब जब ये पाखंड अपनी सीमा पार करता है, लोगों की आत्मा कचोटता है, तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म सामने आती है और विजय जैसा संकल्प सामने आता है कि इसका चेहरा उघाड़ना पड़ेगा। तो मुझे खुशी है कि नुपुर शर्मा के एपिसोड के रूप में और जघन्य चेहरा सामने आया है हमारी के पाखंड का। इसका मिलेगा, ये जितनी बार सामने आएगा, ये विष हमें जितनी बार पीना पड़ेगा, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। ये जितना ढका जाएगा, इस पर जितनी लीपापोती होगी, इस पर जितनी मीठी मीठी बातें होंगी, ये उतना बढ़ेगा मर्ज। ये सामने आना जरूरी है, ये मवाद निकलना जरूरी है, ये बदसूरत चेहरे दिखना जरूरी है। हमारे चीफ जस्टिस के, जस्टिस JS केहर के, जस्टिस दीपक मिश्रा के, और अभी जिन्होंने 2 जजों ने नुपुर शर्मा को लटका दिया फांसी पर। अंत में, समय क्योंकि समाप्त होने वाला है, अंत में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी विषय का अगला कदम बाकी है कि अभी विवेक जी ने झकझोर दिया है, अब हम अगले कदम को डिस्कस करने की नौबत पे आ गए हैं कि जब तक जिहाद खत्म नहीं होगा, बंदूक खत्म नहीं होगी, कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस सुरक्षित सेफली नहीं जा पाएंगे। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।